मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम पर्सनालिटी टेस्ट और मेंटल टेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले भी अब तक 2 वीडियोस पर्सनालिटी और मेंटल टेस्ट से रिलेटेड चैनल पर आ चुके हैं। उनके अलावा सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, इन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि MPPCS, UPPCS या UPSC में भी पूछे जा चुके हैं, ये सभी क्वेश्चंस के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे उन प्लेलिस्ट तक पहुँचें और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बेल समायोजन आविष्कारिका, बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी के विद्यार्थी फॉर्म जो स्टूडेंट फॉर्म है उनका, उसमें निम्नांकित प्रकारों में से कौन सा प्रकार का मापन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका होम एडजस्टमेंट है, हेल्थ एडजस्टमेंट और इमोशनल एडजस्टमेंट, ये सभी बेल के इन्वेंटरी के पार्ट हैं, जबकि जो स्कूल एडजस्टमेंट है वो इसका पार्ट नहीं है। इसकी जगह पर वहाँ पर एजुकेशनल एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो स्कूल एडजस्टमेंट इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए आप ऑप्शन 4 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से बेल से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि जो ऑक्यूपेशनल फॉर्म है, सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म की जगह पर यहाँ पर ऑक्यूपेशनल फॉर्म कर दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा प्रकार उसमें शामिल नहीं होता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर जो स्कूल एडजस्टमेंट है वही यहाँ पर भी राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर आपको बेल एडजस्टमेंट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का लिंक होगा, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ से आप बेल एडजस्टमेंट का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। आरबी कैटल द्वारा निर्मित 16 PF प्रश्नावली में निम्नलिखित में से किस सील गुण का मापन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ट्रेट है उसका मेजरमेंट 16 PF के द्वारा नहीं होता है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल से ही रिलेटेड। 16 PF पर्सनालिटी क्वेश्चनर में असर्टिव हम्बल का अक्षर संकेत कौन सा है। तो आपने अगर 16 PF क्वेश्चनर देखा होगा तो उसमें हर ट्रेट के लिए कोई ना कोई सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पर असर्टिव हम्बल का जो सिंबल है वो है आपका ई, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइजेंक से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आइजेंक ने जो अपनी प्रश्नावली बनाया, क्वेश्चनर बनाया, उसमें टोटल जो डायमेंशन थे, तो नीचे 2 डायमेंशन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा डायमेंशन उनकी प्रश्नावली यानी उनके क्वेश्चनर में सम्मिलित नहीं है। तो आपने देखा है आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर, जिसमें इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म, साइकोटिज्म, ये सभी उसके पार्ट्स हैं, उसके डायमेंशंस हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर एप्रहेंसिवनेस है ये इसका पार्ट नहीं है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, आशंका या एप्रहेंसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रायड से रिलेटेड। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। तो फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताया था, और वहाँ पर उन्होंने यह भी बताया था कि जन्म से लेकर 5 से 6 साल तक की जो आयु होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जुंग से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो क्वेश्चनर है उसका संबंध जुंग के व्यक्तित्व प्रकार से है, मतलब जुंग के व्यक्तित्व प्रकार से किसका संबंध है, जो नीचे दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन हैं MMPI, CPI, मायर्स, विग्रस, टाइप, इंडिकेटर, और लास्ट में है युंग का शब्द साहचर्य परीक्षण, युंग्स
जुंग वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट। तो आप जुंग का नाम देखकर सीधा उस पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका संबंध जुंग के पर्सनालिटी टाइप से है, पर्सनालिटी टाइप की जो थ्योरी है उससे है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मायर्स विगर्स टाइप इंडिकेटर, इसमें जुंग के पर्सनालिटी टाइप को सम्मिलित किया गया है, उसका सिद्धांत से संबंधित है ये। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापनी के जिस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट एवं असंरचित उद्दीपक दिए जाते हैं और उनके प्रति की गई अनुक्रियाओं के आधार पर व्यक्तित्व का मापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रोजेक्टिव टेस्ट या प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 97, शब्द साहचर्य परीक्षण वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक तरह का कैसा टेस्ट है? तो यह भी एक तरह का प्रक्षेपीय विधि या प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसाक से रिलेटेड। रोसाक टेस्ट में निम्नलिखित कार्ड में से कौन सा कार्ड रंगीन नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रोसाक टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं, तो उन 10 कार्ड में से कौन सा कार्ड ऐसा है जो यहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिए गए कार्ड्स में से कौन सा कार्ड ऐसा है जो रंगीन नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूँ, जो कार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 ये सभी ब्लैक एंड वाइट होते हैं। कौन से? कार्ड नंबर 1, देन उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बचे हुए 5 कार्ड रंगीन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है कार्ड संख्या 4 वो ब्लैक एंड वाइट होगा। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरमन रोसाक कहाँ से संबंधित हैं? तो हरमन रोसाक एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, जीवन समष्टि लाइफ स्पेस क्या है? तो लाइफ स्पेस जैसा कि हमें पता है कि इसका जो सिद्धांत था वो कर्ट लेविन ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि उन सभी तथ्यों का एक संपूर्ण सेट जो एक समय में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है उसे हम लाइफ स्पेस कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेविन से ही रिलेटेड है। लेविन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत में पी यानी पर्सन को माना गया है, तो इसे विषम जातीय या हेट्रोजीनियस माना गया है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन भी लेविन से ही रिलेटेड है। पी का प्रत्यक्षात्मक पेशीय क्षेत्र परसेप्चुअल मोटर रीजन आंतरिक व्यक्तिक क्षेत्र से कैसे संबंधित है? तो पी का जो प्रत्यक्षात्मक पेशीय क्षेत्र है यानी परसेप्चुअल मोटर रीजन वो इनर पर्सनल रीजन को घेरे होता है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, लेविन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सत्य है? तो लेविन का जो फार्मूला था वो था लाइफ स्पेस इक्वल टू पर्सन एंड इन्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, L इक्वल टू पी प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, लेविन के सिद्धांत में बाह्य वातावरण या आवरण तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण के बीच की सीमा रेखा क्या होती है? तो ये प्रवेश से होती है, प्रीमेएबल होती है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, जब जीवन समष्टि के 2 या 2 से अधिक क्षेत्र आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम घटना या इवेंट कहते हैं। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होडोलॉजिकल स्पेस क्या है? तो यह एक ऐसा पथ होता है जिस पथ से होकर व्यक्ति जीवन समष्टि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दैहिक या मनोवैज्ञानिक गति करता है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से लेविन से ही रिलेटेड है।
11 वैसे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर नेट के पेपर्स में भी इनके क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेविन के अनुसार व्यक्तित्व की गतिकी की व्याख्या कई कारकों से की गई है, निम्नलिखित में से किसे हम उसके अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। तो आपका जो अभिप्रेरक जो मोटिव है उसे हम व्यक्तित्व की गतिकी में शामिल नहीं करते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विद्यार्थी को रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र से किसी एक विषय को अपने अध्ययन विषय के रूप में चुनना पड़े, जबकि दोनों ही विषय उसे अरुचिकर एवं कठिन लगते हैं, तो विद्यार्थी के इस मानसिक संघर्ष को क्या कहा जाएगा? तो उसके इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जहाँ पर वह दोनों चीज़ों को ही अवॉइड करना चाहता है, बट उसमें से उसे एक चीज़ का चुनाव करना ही पड़ेगा। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र रात में अपने दोस्तों की बारात में शामिल होना चाहता है और साथ ही उसी समय पर अपने माता पिता के साथ खरीदारी के लिए भी जाना चाहता है, तो अगर ऐसी स्थिति में मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो इसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे दोनों तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है और जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वो किस अप्रोच को एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, लेविन के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा तनाव सभी तंत्रों में समान नहीं हो पाता? तो आपका जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन की प्रक्रिया के द्वारा तनाव सभी तंत्रों में समान नहीं हो पाता है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन रोसाक से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्ड संख्या में से कौन सा कार्ड पूर्णतः रंगीन नहीं होता है? इससे पहले ब्लैक एंड वाइट के बारे में पूछा गया था, यहाँ कलर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो आपका कार्ड नंबर 10 है वो पूर्णतः रंगीन नहीं होता है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसाक परीक्षण में कार्ड के उजले स्थान या जगह के आधार पर की हुई अनुक्रिया के लिए जिस अक्षर को हम संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी हम किसी पर्सन पर रोसाक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और उस कार्ड को देखकर उसमें जो वाइट पार्ट है उसको देखकर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसे हम किस अक्षर से नोट करते हैं? तो इस अनुक्रिया को हम एस से नोट करते हैं, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसाक परीक्षण में डब्ल्यू अनुक्रिया से व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जब डब्ल्यू रिस्पॉन्स आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो क्षमताशील गुण है उसका मापन हो रहा है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसाक परीक्षण में वैसी अनुक्रिया जिसमें पशुगति अनुक्रिया दिखलाया जाता है का अक्षर संकेत है। मतलब कोई पर्सन उस कार्ड्स को देख रहा है और उसमें बता रहा है कि यहाँ पर एक जानवर है जो चल रहा है, तो ऐसे रिस्पांस को हम किस लेटर से नोट करते हैं? तो यहाँ पर ऐसे रिस्पांस को हम FM से नोट करते हैं, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक बार फिर से रोसाक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि रोसाक परीक्षण में जिस अनुक्रिया द्वारा हठधर्मी तथा नकारात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम एस अनुक्रिया कहते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, एस रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 116, रोसाक परीक्षण में A% अधिक होने से क्या पता चलता है? तो रोसाक परीक्षण में अगर A% अधिक आता है तो उससे बौद्धिक संकीर्णता तथा सांवेगिक असंतुलन का पता चलता है। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किसे तीसरा बल कहा जाता है? तो जो आपका ह्यूमरिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमरिस्टिक साइकोलॉजी है, उसे हम मनोविज्ञान का तीसरा बल कहते हैं। आप ऑप्शन
बी को यहाँ पर टिक करेंगे। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रम मॉडल हायरार्की मॉडल में निम्नांकित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो उपलब्धि की आवश्यकता है वो इसका पार्ट नहीं है। आपको पता है इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं जिसमें उपलब्धि की आवश्यकता नहीं आती है। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारत जैसे देश के लोगों में मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल में किस आवश्यकता को मानव व्यवहार का सबसे प्रमुख प्रेरक मानेंगे। तो यहाँ पर जो आपका शारीरिक या दैहिक आवश्यकता है उसको सबसे प्रमुख प्रेरक माना जाएगा। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, मैस्लो के अनुसार निम्नांकित में से कौन आवश्यकता सबसे कमज़ोर या कम प्रबल है। तो आपका जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है, वो लोगों में सबसे कम देखी गई है, ऐसा मैस्लो के रिसर्च से पता चला। तो आप ऑप्शन डी को टिक। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।